जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस हिंदी का जो पेपर नंबर 2 होता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। साथियों, इसके पहले हमने आप लोगों के लिए 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। और ये साथियों झारखंड पुलिस कांस्टेबल का तो जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये ठीक है। झारखंड पुलिस वाले बच्चे तो इसको ज़रूर देखें, खासतौर से यूपी पुलिस वाले बच्चे भी इसको देख के अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, अथ का विलोम क्या होगा? इति, समाप्त, खत्म या संपूर्ण? क्या होगा अथ का विलोम? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है इति। ठीक है, अथ का जो विलोम होगा वो इति होगा। अथ का जो विलोम होगा वो इति होता है। समाप्त का विलोम आरंभ और संपूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये दो और महत्वपूर्ण विलोम थे। समाप्त का विलोम आरंभ और संपूर्ण का विलोम अपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि किस में है? गिरीन्द्र, नरेंद्र, निरीश, सदैव, नीरस। तो किस में है विसर्ग संधि? बताइए। संधि टोटल 3 प्रकार की होती है, सब लोग जानते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो विसर्ग संधि किस में है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है नीरस में। ठीक है, नीरस में विसर्ग संधि है। देखिए, नीरस शब्द में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो नी धन रस बनेगा। ठीक है, नी धन रस होगा इसका संधि विच्छेद। और विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से, देखिए विसर्ग है यहाँ पे स्वर या व्यंजन, ठीक है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे विसर्ग संधि। विकार क्या उत्पन्न हुआ कि जो न में छोटी की मात्रा थी वो बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, विसर्ग के बाद र या अ मिलने पर, या माने स्वर या व्यंजन मिलने पर, ठीक है, तो बड़ी ई में कन्वर्ट हो गया, तो विसर्ग संधि वहाँ पे होता है। गिरीन्द्र में दीर्घ स्वर संधि होगा। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। और नरेंद्र में गुण स्वर संधि होगा तथा सदैव में वृद्धि स्वर संधि होगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का तत्सम रूप, तांबुल, पर्ण, पर्णही, उपान। पनही शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है उपान। ठीक है, उपान आपका राइट आंसर होगा। पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का जो तत्सम रूप है वो उपान है। तांबुल पान का और पर्ण का पत्ता, ठीक है, का तत्सम रूप है। ठीक है, पर्ण जो है वो पत्ता का तत्सम रूप है और तांबुल जो है पान का तत्सम रूप है, और पनही का उपान। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण बताइए, कौन सा? अकर्मक होगा कि द्विकर्मक होगा, प्रेरणार्थक होगा या सकर्मक होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अकर्मक। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया है? अगर वाक्य में आप क्रिया में क्या का प्रश्न लगाइए, अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी? कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? किताब, तो उत्तर मिला तो वहाँ पे सकर्मक हो जाएगा, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो। ठीक है, जिसमें कर्म न हो कि वो क्या पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है, कर्म पर नहीं, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसके लिए किसी को प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आई? ठीक है, तो जैसे कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी को प्रेरित करे कि तुम ये करो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। जब क्रिया के संपादन में कर्म आवश्यक हो तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया, तथा जब 2 कर्म की आवश्यकता हो तो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जहाँ पे 2 कर्म मिल जाए वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, उपदेशक, लाघव, विवरण। तो कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है उपदेशक। ठीक है, आप जो विराम चिन्ह है वो प्रकार नहीं है उपदेशक का।
आप विराम चिन्ह पढ़े होंगे, तो कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हुए हैं, तो उसमें से उपदेशक आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है उपदेशक, बाकी निर्देशक है, लाघव है, विवरण है, ये सब मिलेंगे। उपदेशक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जबकि निर्देशक, लाघव तथा विवरण चिन्ह विराम चिन्ह के भेद हैं। निर्देशक ऐसे होता है, ठीक है, डैश के रूप में, लाघव इस तरीके से, और विवरण चिन्ह ऐसे, ठीक है, करते नहीं हैं कोई चीज़ लिखने के बाद इस तरीके से। अगला प्रश्न है, वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके। कठिनाई से जीता जा सके वाक्यांश के लिए समानार्थक शब्द है, क्या शब्द है? एक शब्द बताना है, कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं, दुर्जय कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं, या दुर्जय कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कठिनाई से जीता जा सके उसे हम दुर्जय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दुर्जय, सॉरी दुर्जय, ठीक है, दुर्जय कहते हैं। तो बी आपका राइट आंसर होगा, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। देखिए, दुर्जय का अर्थ है कठिनाई से जीता जा सके, अतः उत्तर आपका बी सही है। दुराग्रह का अर्थ होता है बुरा आग्रह, तथा दुर्गेय का अर्थ है कठिनाई से जाना जा सके, ठीक है। और दुर्लभ का अर्थ है कठिनाई से प्राप्त होने वाला, ठीक है। चारों विकल्प के बारे में आपको पता हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न पढ़िए। निर्देश है, निम्नांकित प्रत्येक वर्ग में 4 वाक्य हैं, ठीक है, 4 वाक्य हैं। वर्ग के सामने कोष्टक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य का चयन करना है, ठीक है। आइए चयन करते हैं। चयन करना है आपको विस्मयादिबोधक वाक्य। इन चारों में से आपको चयन करना है कि विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है। भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए, किसी की निंदा करना अच्छी बात नहीं, वाह आप भी खूब आए, मृत्यु से कौन नहीं डरता। तो विस्मयादिबोधक वाक्य पहचानना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है वाह आप भी खूब आए, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, विकल्प आपका सी में दिया गया है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, क्योंकि यहाँ आश्चर्य को बोध हो रहा है और वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 3, 5, 2 या 4? तो जो हिंदी में वचन होते हैं साथियों वो होते हैं 2, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन, तथा विकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, एक वचन, नदी हुआ, लड़का हुआ, घोड़ा हुआ, एक एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे एक एक व्यक्ति, एक नदी, एक लड़का और एक घोड़ा का बोध हो रहा है। बहुवचन नदियाँ, नदियों में बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी, लड़के में कई सारे लड़के आ जाएंगे, घोड़े में कई सारे घोड़े आ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुवचन होगा, ठीक है। किसी एक को अगर डिनोट कर रहा है तो वहाँ पे एक वचन होगा, और एक से अधिक है तो वो बहुवचन में हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, ई को, या बड़ी को, या अ को। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो अ को, ठीक है। आपका जो राइट आंसर होगा अ को कहते हैं। मध्य स्वर जो होता है वो अ होता है। क्या जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ, ठीक है। अगला प्रश्न है, गायक का अन्य लिंग रूप है? गायकी, गायिका, गायिका, गायकी। बताइए, गायक का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है गायिका, ठीक है। गायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो गायिका होगा। लिंग, अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग गायक का गायिका होगा, कवि का कवित्री होगा, ठीक है। जो कवि होगा कवि का कवित्री होगा, विद्वान का विदुषी होता है और साधु का साध्वी होता है, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ पुल्लिंग की स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है, शिवर्पण में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव समास। तो शिवर्पण में कौन सा समास होगा? तो आपका जो राइट आंसर है वो है तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। शिवर्पण में जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शिवर्पण अर्थात शिव के लिए अर्पण, यहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अन्न ने देखकर निबंध लिखा, कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु। वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताना है, ठीक है। तो देखिए, अनु ने
देखकर निबंध लिखा, इसमें बताना है कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु है या संयुक्त क्रिया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है पूर्वकालिक क्रिया है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, ठीक है, देखा उसके बाद लिखा, तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है। वाक्य की संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त होती है। जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगा। लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखने का कार्य लिखने से पूर्व हो चुका है, अतः देखकर पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1950 को या 14 सितंबर 1950 को। तो कब मिली भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 14 सितंबर 1949 को मिलती है, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार होते हैं ह्रस्व, स्वर, लुप्त, स्वर व्यंजन अयोग, स्वर व्यंजन मूल या संयुक्त वर्ण। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। वर्ण के प्रकार में कौन कौन से आते हैं ये बताना है। तो बताइए, आपका जो राइट आंसर है साथियों वह है स्वर व्यंजन अयोगवाह, ठीक है। स्वर व्यंजन और अयोगवाह ये वर्ण के प्रकार में आते हैं। देखिए, वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों को स्वर व्यंजन व अयोगवाह विभक्त किया गया है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। जो व्यवस्थित क्रम है उसे वर्णमाला कहते हैं और स्वर व्यंजन और अयोगवाह में विभक्त किया गया है स्वर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गई है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, क वर्ण कंठ वर्ण है, 6 संयुक्त व्यंजन है, क्या है? अशुद्ध है, आपको वो बताना है। बाकी 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध है, उसे बताना है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों शुद्ध अशुद्ध का विशेष तौर से आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी शुद्ध समझ के लोग आंसर कर देते हैं और कभी कभी नहीं वाले प्रश्न में भी पॉजिटिव सोच के आंसर कर देते हैं, तो उन सब का ध्यान रखना है। तो अशुद्ध कथन बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गई है, क वर्ण कंठ में आता है, कंठ तालु, ठीक है। 6 संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यह कथन अशुद्ध है। वस्तुतः 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ संभव नहीं हो सकता। हिंदी में ज्ञ उच्चारण परंपरा से अलग हो गया है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन है जो ज और इया के योग से बना है और इसका उच्चारण ज और इया से अलग है। 6 संयुक्त व्यंजन है और यह क तथा ख के योग से बना है, खटकोण वाला ख। विसर्ग कंठ वर्ण है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। कंठ में क वर्ग आता है, ठीक है पूरा। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, दया, रसीला, वकील। तो जातिवाचक संज्ञा है, तो वकील जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वकील में सारे वकील आ जाएंगे। जहाँ पे समस्त जाति का बोध होता है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। वकील शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यवसाय, संबंधियों, पदों, कार्यों आदि को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3, 4, 6, 2। कितने भेद होते हैं विशेषण के? तो आपका जो राइट आंसर बनेगा साथियों वो है 4, ठीक है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से भेद होते हैं ये देख लीजिए। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, एक सार्वनामिक विशेषण, एक गुणवाचक विशेषण, एक परिमाणवाचक विशेषण और एक संख्यावाचक विशेषण। तो ये 4 विशेषण के भेद होते हैं। मुख्य अतिथि, अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो कौन सा कारक है? अधिकरण है, कर्ता है, कर्म है या संप्रदान है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है अधिकरण कारक होगा, ठीक है। कारक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। तो अधिकरण आपका राइट आंसर होगा, जो है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, यहाँ पे अधिकरण कारक होगा रेखांकित पद में। देखिए,
उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति जो चिन्ह होता है में, पर, ऊपर, ठीक है। अगला प्रश्न है उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा श्वास, प्रश्वास, उश्वास, निःश्वास। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप तो क्या होगा? उश्वास होगा, ठीक है। उश्वास आपका राइट आंसर होगा। उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उश्वास होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? चांदनी, चंद्रहास, तामरस, पुंडरीक। कौमुदी का पर्यायवाची बताना है। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है चांदनी। चांदनी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चांदनी हुआ, ज्योत्सना हुआ, जुन्हाई हुआ, अजोरिया हुआ, चंद्रिका हुआ, कहते हैं अंजोरिया, तो आदि कौमुदी के पर्याय हैं। चंद्रहास तलवार का पर्याय है। कमल के जो पर्यायवाची हैं वो सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, शतदल, सरसिज, अब्ज, पद्य, कंज, अंबुज, नलिन, तामरस, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर, कोकनद इत्यादि हैं, ठीक है। तो ये कमल के पर्यायवाची थे और चंद्रहास आपका तलवार का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम है आमूलन, निमीलन, समूलन और रोपण। तो उन्मूलन का विलोम बताना है। तो उन्मूलन का जो विलोम होगा साथियों वो होगा रोपण, ठीक है। उन्मूलन का जो विलोम होगा वो रोपण होगा। देखिए उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण या आरोपण है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन शब्द का विलोम उन्मीलन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तत्र, यत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। क्या होगा? तो किसी और स्थान पर उसे हम अन्यत्र कहेंगे, ठीक है। अन्यत्र ये एक शब्द है। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा अन्यत्र, जबकि सर्वत्र का प्रयोग सभी स्थानों जगहों पर व्याप्त हेतु होता है, ठीक है। का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना। चौथ में चंदा वसूल करना, चौथ का चांद सुंदर होता है। क्या होता है? तो चौथ का जो चांद चंदा होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो किसी के लिए अशुभ होना, ठीक है। किसी के लिए अशुभ होना ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए चौथ का चांद देखने से दोष लगता है, अर्थात चौथ का चंदा होना मुहावरे का अर्थ किसी के लिए अशुभ होना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निपुण का अर्थ छांटिए। निपुण का अर्थ छांटिए। कुशल, सकुशल, अकुशल, सक्षम। तो निपुण का अर्थ बताना है क्या होगा। तो निपुण का जो अर्थ होगा साथी वो होगा कुशल, ठीक है। कुशल आपका राइट आंसर होगा। निपुण का जो अर्थ है वो कुशल, दक्ष, प्रवीण, होशियार, पटु होता है। उसी प्रकार सक्षम का अर्थ सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति होता है। सहज का जो अर्थ होता है स्वाभाविक, नैसर्गिक तथा संभव का अर्थ मुमकिन, संभावित होता है, ठीक है। तो ये अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है धड़ाक में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है। अप होगा, आक है, अप है या ऊक है। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है बताइए। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके शब्द में विशेषता ला देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो धड़ाक में प्रत्यय बताना है क्योंकि ये अंत में लगकर उनकी विशेषता शब्द में विशेषता लाते हैं। तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय होगा बताइए। तो आक आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। धड़ाक में जो है आक प्रत्यय होगा। आक आपका राइट आंसर होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, सूरज धन उदय, सूरज धन उदय। क्या होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद? तो जो सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा वो साथियों सूर्य धन उदय होगा, ठीक है। सूर्य धन उदय आपका राइट आंसर होगा। सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वो सूर्य धन उदय होगा। यहाँ पे अ और उ मिलकर ओ बनता है, इसमें गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो जब लगभग आपको 95% कहीं आपको एक मात्रा मिले यानी एक ही मात्रा, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगा, ठीक है। गुण स्वर संधि वहाँ पे होगा। डबल मात्राएं मिलती हैं तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होगा 95%, ठीक है। 5% अपवाद हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इससे पूर्व पद अव्यय होता है। तो कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वह इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है
ये आपका राइट आंसर होगा। यह कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखिए, तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के समस्त पद द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति का लोप होता है, जैसे गृहागत, गृह को आगत। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य बताना है। सूरज ने पढ़ा इसलिए अधिकारी बना, सूरज ने पढ़ाई की तब तक वो अधिकारी बना, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ये आपका क्या होगा, सरल वाक्य बनेगा। ठीक है। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, उक्त संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण इस प्रकार होगा, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निमिलित, निमिलित, निमिलित और निम्नलित। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कैसे निम्नलित लिखा जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है साथी वो होगा निम्नलित। इस तरीके से आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निम्नलित, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। उपयुक्त शब्दों में निम्नलित शब्द की वर्तनी सही है। निम्नलित का अर्थ बंद किए हुए नेत्र होता है। ठीक है। निम्नलित का जो अर्थ होता है वो बंद किए हुए नेत्र होता है, या जो खुला न हो उसे हम निम्नलित कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए आपको य र ल व में आंसर देना है कूट भाषा में। देखिए पहला है कुल मिलाकर आत्मरक्षा, उसके बाद य र ल व में आपको क्रमबद्ध बताना है, पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, स्टेप बाय स्टेप। देखिए इस तरीके से कुल मिलाकर आत्मरक्षा निपुण किया जाता है, उसके बाद इसमें आपको बताना है छांट के। तो आइए चलिए बैठाते हैं। कुल मिलाकर आत्मरक्षा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, इसको ले लेते हैं। ठीक है। पहले हमने क्या ले लिया, वह को ले लिया। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, उसके बाद महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारी की, यह ले लिया। अब देखिए कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारी की, यहाँ तक सेंटेंस एकदम परफेक्ट बैठा। उसके बाद हम र को ले लेते हैं। बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि रपट तथा पुलिस अधिकारी की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो वह लिया, यह लिया, फिर र लिया और फिर बाद में क्या लिया, ल ले लिया जो बचा था। तो ये बना व य र ल। अब देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िए। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो व य र ल आपका राइट आंसर होगा। देखिए व य र ल ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। ये आपका सटीक बैठा। देखिए वाक्य का जो व्यवस्थित क्रम है इस प्रकार है, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है, अतः विकल्प आपका डी सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुलुक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, रस बताना है। बताइए कौन सा रस होगा। देख लिए, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचो घट डारो फेरी, रोको मेरु मुलुक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है बताना है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए। यह ऑप्शन है वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस। तो कौन सा रस है? तो रौद्र रस आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। इन पंक्ति में रौद्र रस है। अब रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्रोध होता है। अपना शत्रु, दुष्ट व्यक्ति, समाजद्रोही, खलनायक आदि में इसमें आलंबन विभाव होते हैं तथा उनके कार्य या चेष्टाएं उद्दीपन, आंखें लाल होना, दांत पीसना, होंठ काटना, अस्त्र शस्त्र उठाना आदि इस रस के अनुभव होते हैं। ठीक है। देखिए, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और विकल्प देखिए अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए
उपरोक्त जो पंक्तियां हैं उनमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार के 3 भेदों में से एक भेद है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो कल यहाँ पे क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है? पश्च विवृत, अग्र समृत, अग्र विवृत, पश्च समृत। उ जो है बड़ा उ वो किस प्रकार का स्वर है? तो पश्च समृत आपका राइट आंसर होगा। जो बड़ा उ है वो पश्च समृत प्रकार का स्वर है। देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। उ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त मुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण समृत स्वर भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। तो एक पुल्लिंग शब्द को बताना है, क्या होगा? तो दही आपका राइट आंसर होगा। दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दही पुल्लिंग शब्द है जो इकारांत संज्ञाओं में अपवाद है। चाय, लस्सी तथा शिकंजी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वचन बदलिए लड़कियां का एक वचन बताना है, क्या होगा? लड़की होगा, लकड़ी होगा, लड़का होगा, लड़के होंगे, क्या होगा लड़कियां का एक वचन? तो लड़की आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लड़कियां का एक वचन लड़की होगा। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्य ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंतिम ई या बड़ी ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे नारी से नारियां, नीति से नीतियां, तिथि से तिथियां इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? सर्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो जो आपका योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य शब्द क्या है? तो यह जो है वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा योग्य। ठीक है, ये गुणवाचक के अंतर्गत आ रहा है। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द गुण सूचक है जो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, गुण बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, देशज, संकर। तो जो खिड़की है वो देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है, और जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। तेंदुआ, चिड़िया, अंडा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, जूता, पगड़ी, खिचड़ी, पुनगी, कलाई, लोटा, डिबिया इत्यादि देशज शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृषण का विलोम है। कम, रूक्ष, साबूत, गाफिल। मृषण का विलोम बताना है। तो जो मृषण का विलोम होगा साथियों वो होगा रूक्ष। ठीक है, रूक्ष आपका राइट आंसर होगा मृषण का विलोम। देखिए, मृषण शब्द का विलोम जो होता है वो रूक्ष होता है। बी आपका सही होगा। मृषण शब्द का जो अर्थ है वो चिकना तथा रूक्ष शब्द का जो अर्थ होता है खुरदुरा होता है। मृषण का मतलब चिकना और रूक्ष का मतलब खुरदुरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो खाने योग्य न हो उसे हम क्या कहते हैं? के लिए एक शब्द बताना है। अखाद्य, पथ्य, अपाच्य, अलभ्य। क्या कहते हैं जो खाने योग्य न हो? जो खाने योग्य नहीं होता उसे हम अखाद्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो पचने योग्य न हो उसे हम अपाच्य कहते हैं। तो ठीक है, समझ में आई बात। अगला प्रश्न है, समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक अली जिसमें ल में छोटी की मात्रा है और एक अली है जिसमें ल में बड़ी की मात्रा है, उनका सही अर्थ बताना है। एक अली का क्या मतलब होता है और बड़ी अली का क्या मतलब होता है? तो आपका जो राइट आंसर है, कंधा, हिस्सा, दसन, दर्शन, दमन, दामन, भौरा, सखी। पहले विकल्प देख लीजिए उसके बाद आंसर देते हैं। तो पहले आप लोग सोच लीजिए क्या आंसर होगा। तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा भौरा और सखी। अली का जो अर्थ होता है वो भौरा होता है और बड़ी अली का जो अर्थ होता है वो सखी होता है। ठीक है, ल में अगर छोटी ली है तो उसमें भौरा होगा, अली माने भौरा और अली माने होता है सखी। ठीक है, अली का अर्थ भौरा तथा अली का अर्थ सखी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भू, ड, अक्कड़, भूल। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय पता ही होगा आप लोगों को। उपसर्ग कहाँ लगता है और प्रत्यय कब लगता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तो उन्हें हम
उपसर्ग कहते हैं। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अब बताइए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें? भुलक्कड़ में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है कौन सा? तो अक्कड़ आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अक्कड़ जो है आपका राइट आंसर होगा। भुलक्कड़ अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है विसर्ग संधि है किसमें है? निष्कर्म में, संयोग में, सदैव में, गिरीश में। विसर्ग संधि किसमें है? तो जो निष्कर्म में है, निष्कर्म, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए निष्कर्म निधन कर्म, ठीक है, तब बनता है विसर्ग संधि, निष्कर्म बनता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या है बताइए, कौन सा त्रुटि है? सबसे सर्वोत्तम है, इसमें त्रुटिपूर्ण है। ये वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कैसे? ये देखिए, विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य त्रुटिपूर्ण है। यहाँ सबसे का प्रयोग निरर्थक है, सर्वोत्तम का अर्थ ही होता है सबसे उत्तम। ठीक है, तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं कि इसमें। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए, अध्यापक को अध्यापन कार्य में होना चाहिए, निपुण, प्रवीण, परमवीर, दक्ष। तो अध्यापक को अध्यापन कार्य में होना चाहिए, इसमें बताइए क्या होगा? तो अध्यापक को अध्यापन कार्य में होना चाहिए, यहाँ पे निपुण आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निपुण आपका राइट आंसर होगा। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में निपुण शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है। निपुण विशेषण शब्द अध्यापन की विशेषता बताता है। चतुर, प्रवीण, कुशल, दक्ष, निपुण के ही अनेकार्थी हैं, किंतु इनका प्रयोग अलग अलग संदर्भों में होता है। जैसे देखिए, बुद्ध के संदर्भ में कुशाग्र, कार्य के संदर्भ में कुशल। ठीक है, अगला प्रश्न है लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना में जागृत करता है। रूप स्वाभाविक, संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजी। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना में जागृत करता है, तो कौन से रूप में? तो आपका जो राइट आंसर है साथियों वो है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक रूप में लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना में जागृत करता है, तो स्वाभाविक आपका राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान पर स्वाभाविक शब्द उचित है। इसका पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत होती है, तो स्वाभाविक आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए साथियों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा साथियों। इससे क्या होगा कि वो भी अपनी तैयारी कर पाएंगे और अपनी तैयारी को वो जांच पाएंगे। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।